हेलो दोस्तों, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में इंडियन ज्योग्राफी का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर हम लोग देख रहे हैं, कृषि एवं पशुपालन। इस चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे और उसका विश्लेषण विस्तारित रूप में देखेंगे। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, पीसीएस लेवल या यूपीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है ना। कृषि एवं पशुपालन यह एक चैप्टर है जिसमें हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। तो चलिए हम लोग का स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो देख रहे हैं कृषि एवं पशुपालन। ओके, कृषि एवं पशुपालन देखेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। ओके, ऑपरेशन फ्लड की बात हो रही है। तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? बाढ़ नियंत्रण, पानी के पीने की व्यवस्था, दुग्ध उत्पादन और उपयुक्त में से कोई नहीं। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो चूज करने हैं उसमें से एक आंसर। ओके, तो दोस्तों यहाँ समझिए, फ्लड ऑपरेशन जो संबंधित है वो आपका दुग्ध उत्पादन से है। ओके, दुग्ध उत्पादन से है, दुग्ध उत्पादन की प्रगति से है। ओके, इसके जो जनक माने जाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इसे श्वेत क्रांति नाम दिया गया था। इसे क्या कहते हैं? श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती के लिए प्रमुख विशेषता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। नकदी और खाद्य सस्यों के साथ खेती, 2 या 2 से अधिक सस्यों को एक ही खेत में उगाना। यहाँ पे क्या हुआ? उगाना। ओके, पशु एवं सस्य उत्पादन को एक साथ करना, उपयोग में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका पशु और सस्य उत्पादन को एक साथ करना। ओके, फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन, फसलों के उत्पादन के साथ करना है पशुपालन। अब पशुपालन जो करेंगे, क्या करेंगे? दुधारू जो गाय और भैंस तक। ओके, या फिर डेयरी उद्योग बोलेंगे, ये आपका कहलाएगा मिश्रित कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भैंसों की कौन सी नस्ल गुजरात के दक्षिण पश्चिमी भाग में पाई जाती है? मुरा, भदावरी, सुरती और टोडा। तो 4 हैं। तो जो पाई जाती हैं सुरती जो पाई जाती हैं वहाँ पे पाई जाती है गुजरात के दक्षिण पश्चिमी भाग में। ये क्या है? भैंस जो है वो क्या है? दुधारू नस्ल की है, दुधारू नस्ल। ओके, इसके अतिरिक्त कहाँ पाया जाता है? तो गुजरात का जो गिर है, गुजरात का गिर वहाँ पाया जाता है नस्ल। क्वेश्चन नंबर 4 है, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। ओके दोस्तों, यहाँ समझिए, जो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय इसकी स्थापना 1960 में की गई। इसका जो भी नाम क्या है? इसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ओके, अब यहाँ समझिए, इससे पहले इसका नाम जो हुआ करता था उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पहले इसका नाम था। समझिए यहाँ पे, तो देखिए ये फिलहाल है अभी कहाँ? तो अभी ये जो है आपको पड़ेगा उत्तराखंड में मिलेगा आपको। उत्तराखंड में एक ज़िला है, इसका डिस्ट्रिक्ट है कौन सा? उधमपुर क्या है? वहाँ का जिला डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में। वहाँ पे आपको ये मिलेगा विश्वविद्यालय। इसकी जो उद्घाटन किया था किसने? तो देश के प्रथम जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्होंने किया था उद्घाटन। कब किया था? 17 नवंबर 1960 ईस्वी में किया था, इसके उद्घाटन किया था। ओके, इसका नाम क्या होता है? उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय। इसका नाम जो हुआ करता था
उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय, ओके, ये नाम हुआ करता था। अभी बाद में 1972 ईस्वी में यूपी के जो उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत के नाम पे इसका नाम फिर चेंज कर दिया गया है ना, जिसका नाम फिर कर दिया गोविंद वल्लभ पंत, ओके। इस विश्वविद्यालय को भारत में हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कोई डेयरी किसान किस तरह से अपने पशुओं का चारा उपभोग कम करके अपने दूध उत्पादन को भी बढ़ा सकता है ना। तो दूध उत्पादन को कैसे बढ़ा सकता है, ओके। तो देखिए 4 ऑप्शन है, बांधकर आहार खिलाने से, आहार सांद्रण की पूर्ति में वृद्धि करके, पशुओं को मैदान में ले जाकर चराने से, और हार्मोन सेवा। यहाँ डी ऑप्शन है, हार्मोन सेवन से, ओके। तो इसका जो आंसर क्या होगा देखिए, समझिए, इसका होगा आहार सांद्रण में पूर्ति में वृद्धि करके, आहार सांद्रण में पूर्ति में वृद्धि करके, ओके। आहार सांद्रण में कहने का मतलब है कि आहार जो चारा है उसकी गुणवत्ता में वृद्धि तथा इसमें पोषक तत्वों में वृद्धि करने के बाद चारे को मात्रा कम होने से दूध उत्पादन की बढ़ाया जा सकता है, ओके। अगला क्वेश्चन है, भारत में शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा किन फसलों के अधिक उत्पादन में सहायक होती है? रबी या खरीफ या जायद, केवल रबी या केवल खरीफ? तो देखिए दोस्तों, केवल होता है रबी, केवल रबी के लिए क्या होता है, फायदेमंद होता है, समझ रहे हैं, है ना। अब पिछले क्लास में आपको बताए थे कि पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा कहाँ कहाँ होती है, पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, एक बार आप यहाँ पे समझ लीजिए पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है। क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ से क्या होता है, भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर से आर्द्रता ग्रहण करके भारत में वर्षा कराती है ठंड के दिनों में, शीत ऋतु में, है ना। कौन सा है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण से ठंड के दिनों में वर्षा होती है ना। अब फसलों के उत्पादन में क्या होता है, सहायक होती है कौन सी फसल, रबी के लिए, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाढ़ नहीं हुआ यहाँ पे, बाढ़ बनाना, एकत्रित करना और ऊन जो निकालते हैं, ऊन कटाई जैसी कुछ गतिविधियां किससे संबंधित है, तो भेड़ से संबंधित है ना, भेड़ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, तिलहन के फसल के संबंध में नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, बताना आपको कौन सा कथन आपको इसमें सत्य है, सही है, ओके। तो देखिए जो दिया ऑप्शन, इनका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में तथा प्रसाधन उपयोग उद्योग के कच्चे माल के रूप में किया जाता है। यहाँ पे तिल नहीं होगा, तिल होगा, तिल उत्तरी भारत में खरीफ फसल है तथा दक्षिण भारत में रबी फसल है, ठीक है। जो तिल उत्तरी भारत में खरीफ फसल है तथा दक्षिण भारत में रबी फसल है, कथन दिए हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, ए भी सही होगा और ए भी सही होगा, ए और बी दोनों सही है, तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों कथन सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी होगा। दोस्तों यहाँ समझिए, जो भारत में उगाए जाने वाले जो तिलहन फसलें हैं, है ना, उससे बात करते हैं। भारत में उगाए जाने वाले तिलहन फसल बात करते हैं। तो तिलहन में आपका मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सरसों, अरंडी, अलसी और सूरजमुखी के ये सारे आपके आते हैं तिलहन में। तो तिलहन में भारत में उगाए जाने वाले तिलहन की फसलें हुई, है ना, इनमें से अधिकतर जो खाद्य फसलें हैं, है ना, भोजन बनाने में प्रयोग किए जाते हैं, परंतु इसमें कुछ तिलहन के बीज जैसे साबुन प्रसाधन, है ना, श्रृंगार के सामान और उपटन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग होता है, ठीक है। दोस्तों अब यहाँ बात करते हैं, जैसे देखिए तिल उत्तर भारत में क्या है, खरीफ फसल की है, तिल जो है उत्तर भारत में क्या है, खरीफ फसल, और वही दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में क्या है, रबी फसल है, ओके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ए और दोनों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अधिक खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनमें आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, कितना नहीं होना चाहिए।
तो दोस्तों देखिए आपके पास दिया 14%, 16%, 18% और 20%। तो देखिए दोस्तों इसमें 14% से ये होना चाहिए आंसर, ठीक है 14%। इसका आंसर क्या जाएगा 14%। देखिए FAO, ठीक है, खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, फूड एवं एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जो खाद्य एवं कृषि संगठन के मानकों के अनुसार, FAO के मानकों के अनुसार खाद्यान्नों की सुरक्षित भंडारण के समय 14% तक ही सापेक्षिक आर्द्रता निश्चित की है, ठीक है 14%, ओके, इसलिए इसका आंसर क्या होगा 14%। अगला क्वेश्चन है, भारत में रबड़ का पौधा कहाँ पाया गया था? कहाँ पाया? देखिए इसमें क्या है ना, भारत में रबड़ का पौधा कहाँ से लाया गया था, ठीक है, कहाँ से लाया गया था? मलाया, ब्राज़ील, वेनेजुएला, इंडोनेशिया। ओके, भारत में रबड़ का पौधा कहाँ से लाया गया था? मलाया, ब्राज़ील, वेनेजुएला, इंडोनेशिया। तो देखिए दोस्तों ब्राज़ील से लाया गया था। ओके, कहाँ से? ब्राज़ील से लाया गया था। ओके, रबड़ जो है ना, अमेज़न बेसिन आप पढ़े होंगे, वर्ल्ड हम बताए हैं, जब वर्ल्ड मैपिंग जब क्लास हम ले रहे थे, है ना, उसमें आप लोग बताए हैं कि अमेज़न बेसिन जो है कहाँ पे है? ब्राज़ील में। ब्राज़ील के जंगलों में जंगली रूप में होने वाली हेविया ब्राज़िलियंस वृक्ष से के दूध से जमाकर प्राप्त किया जाता है ना। वहाँ की एक वृक्ष है हेविया ब्राज़िलियंस, वृक्ष से दूध जमाकर प्राप्त होता है। इसके बीज जो है ना 1876 में पारा ब्राज़ील में भारत से लाया गया था, ठीक है, ब्राज़ील से भारत लाया गया था। 1895 ईस्वी में दक्षिणी केरल के पहाड़ी ढालों में लगाए गए हैं, ठीक है, तो कहाँ लगाए हैं? केरल में लगाए गए हैं, ठीक है। तो इसको कहाँ से लाया गया था? ब्राज़ील से लाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी की किस्म है कौन सी है? ओल्ड चिक्स, कुर्गस, अरेबिका और केंटस। तो कौन सी है? अरेबिका, अरेबिका है। ओके, भारत में कहवा, भारत में जो कहवा जो किसे कहते हैं? कॉफ़ी को कहते हैं कहवा। ओके, भारत में जो कॉफ़ी की 2 प्रजातियां मुख्य रूप से पाई जाती है, ठीक है, कौन कौन सी? अरेबिका और रोबस्टा। रोबस्टा ध्यान दीजिएगा, कॉफ़ी में 2 मुख्य रूप से पाई जाती है इनकी प्रजातियां कॉफ़ी की, एक अरेबिका, एक होता है रोबस्टा। तो यहाँ पे अधिकतर उगाई जाने वाली जो कॉफ़ी है जिस किस्म कौन सी है? अरेबिका है। इंडिया में जो उगाई जाने वाली कौन सी है? अरेबिका है ना। अरेबिका कॉफ़ी मूल रूप से अफ्रीका की इथोपिया देश का पौधा है, ठीक है, कहाँ का है? अरेबिका जो है कहाँ का है? अफ्रीका एक देश, अफ्रीका का एक देश है, कौन सा? इथोपिया, वहाँ का पौधा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मोटे अनाज के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? मोटे अनाज के संबंध में बहुत बात कर रहा है, ठीक है। मोटे अनाजों में पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होती है। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। कथन है ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। ओके, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की प्रमुख फसल नहीं है? बता रहा है कि खरीफ फसल कौन सी नहीं है ना। चावल, गेहूं, गन्ना, कपास। तो खरीफ की फसल के अंतर्गत यह समझिए कि खरीफ पहले आता कौन सा है, खरीफ के बीच में आता कौन कौन है, ठीक है। तो खरीफ की बात करें, चावल, गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि सब कहाँ से आते हैं? खरीफ में आते हैं। जबकि बात करें रबी में, तो रबी में आपका गेहूँ, चना, जौ, सरसों, अलसी, ये सारी फसलें आती है आपकी रबी में। ओके, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिख रहा है कोई जो गेहूँ दिया है ना, गेहूँ किस में आ रहा है? रबी में आ रही है ना। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे, ठीक है। खरीफ फसलें के लिए, जो खरीफ होती फसल होती हैं उनके लिए क्या होता है? उष्णकटिबंधीय, खरीफ के लिए कैसे चाहिए? उष्णकटिबंधीय, जबकि रबी फसलों के लिए कैसे चाहिए? शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु की
उसको चाहिए, ठीक है। खरीफ के लिए उष्णकटिबंधीय और रबी के लिए शीतोष्णकटिबंधीय, ओके। इसलिए जो इसको का शीत ऋतु में होता है, ठीक है। तो इस स्थान का इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तिरुचिरापल्ली, भुसावल, सहारनपुर और पुणे। तो देखिए जो केला जो अनुसंधान केंद्र है आपको मिलेगा तिरुचिरापल्ली। ये कहाँ है आपका? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में है, ओके। तो इसका आंसर होगा ए, तिरुचिरापल्ली, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची का उत्पादन नहीं करता है? यहाँ बात कर रहा है नहीं करता है, ओके। तो यह समझिए पहले जो इलायची के मुख्य उत्पादक जो है ना, कौन कौन है? केरल, कर्नाटका तथा तमिलनाडु। तमिलनाडु जो आपको 3 दिख रहे हैं, 1 2 3, ये जो 3 दिख रहे हैं इलायची के उत्पादक हैं। और पूछ रहा कौन नहीं है, तो उड़ीसा नहीं करता है, ओके। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ओके। देखिए जो केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु जो बताएं 3 जो राज्य हैं, ये छोटी इलायची का उत्पादन करते हैं, छोटी इलायची, ओके। वही बात करते हैं बड़ी इलायची की। बड़ी इलायची की बात करें तो सिक्किम और पश्चिम बंगाल करते हैं बड़ी इलायची का उत्पादन, ओके। अगला क्वेश्चन नंबर 16। गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? सामान्य तापमान तथा भारी वर्षा, आर्द्र तापमान तथा भारी वर्षा, आर्द्र तापमान तथा सामान्य वर्षा, ओके। और डी ऑप्शन मिलेगा आपको सामान्य तापमान और सामान्य वर्षा। सामान्य तापमान एवं सामान्य वर्षा, ओके। तो देखिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? आंसर डी होगा, सामान्य तापमान और सामान्य वर्षा चाहिए इनको, ठीक है, गेहूं की कृषि के लिए। गेहूं को बताया कि गेहूं जो आता है किस में आता है? रबी फसल में आती है। किस में आती है? रबी फसल में आती है ना। तो इसको उगते समय ठंडी तथा आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है ना। और जब इसको जब बोते हैं तो सामान्य वर्षा जो 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के मध्य होनी चाहिए, ओके। सामान्य वर्षा और जो तापमान है 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए सामान्य तापमान, और सामान्य वर्षा होनी चाहिए। और फसलें जब पकती हैं उस टाइम 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, टेम्परेचर होना चाहिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ओके। तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? कंद, प्रकंद, राजोफोर और घनकंद। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? परकंद। क्या हो जाएगा? परकंद। खरीफ की फसल बोई जाती है, कब बोती है ना? दक्षिण पश्चिम मानसून के आरंभ होने पे, दक्षिण पश्चिम मानसून के अंत में, उत्तरी पूर्वी मानसून के प्रारंभ पर, और एक ऑप्शन डी है आपका उत्तरी पूर्वी मानसून के अंत में, ओके। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए जो खरीफ फसल के जो बोई जाती है ना, वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रारंभ होने पे, आंसर क्या हो जाएगा? ए, ओके। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रारंभ होने पे। अब यहाँ समझिए दोस्तों, जो खरीफ फसल में जो आती हैं चावल, ज्वार, मक्का, कपास, मूंग, ये सारे आते हैं आपके प्रमुख फसलें खरीफ में आती हैं, है ना। अब इनको लगाई जाती है दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रारंभ में, ओके। इसकी अवधि क्या होती है? जून से लेकर कहाँ तक? जून से अक्टूबर तक, ओके। अगला क्वेश्चन है, वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? उड़द, गेहूं, राई, मक्का। तो वर्ष भर कौन सी बोई जाती है ना? आपका मक्का है, मक्का जो उसका आंसर हो जाएगा, ओके। मक्का जो है एक प्रमुख क्या है? नगदी फसल है जो वर्ष भर बोई जाती है। जबकि बात करें गेहूं, वो क्या? गेहूं शीतोष्ण जलवायु का है, और जो उड़द है वो क्या है? शुष्क जलवायु का है, ओके। अगला क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु के मौसम के समय के बाद
उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? वर्षा ऋतु के मौसम के बाद उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? खरीफ, रबी, वार्षिक, मौसमी। ओके, तो क्या कहती हैं इनको? रबी। ओके, क्या कहते हैं? रबी कहते हैं। वर्षा ऋतु के समय के बाद शीतकाल के प्रारंभ में अक्टूबर से दिसंबर, किसकी बात हो रही है? अक्टूबर से दिसंबर तक रबी की फसलें बोई जाती है। ओके, इन अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक रबी फसलें। इसमें जो फसलें होते हैं सिंचाई पर निर्भर होती हैं। ये फसलें मुख्यतः सिंचाई पर निर्भर होती हैं। इसके अंतर्गत गेहूँ, मसूर, सरसों आदि क्या फसलें आती हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कॉफ़ी में सबसे अधिक उत्पादन करता है? कौन सा राज्य है? कर्नाटका, तमिलनाडु, केरल और गोवा। 4 ऑप्शन आपके पास है। तो देखिए दोस्तों, कॉफ़ी की बात करें, कहवा की बात करें तो आपका रहता है कर्नाटका सबसे अधिक करती है। ओके, देखिए भारतीय कॉफ़ी जो की गुणवत्ता के लिए बात करें तो विश्व प्रसिद्ध है ना। इसकी कृषि की शुरुआत, यहाँ समझिए दोस्तों, है ना, इस कृषि की शुरुआत बाबा बुदन की पहाड़ियों से है। बाबा बुदन की पहाड़ियों से है। ओके, आज भी इसी खेती नीलगिरी पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, कहाँ कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में की आती है। ओके, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इसका करेक्ट आंसर होगा कर्नाटका, बाबा बुदन की पहाड़ियों से। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गर्म मसालों के मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? दक्कन ट्रेप, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, सुंदरबन डेल्टा। तो इसका जो उत्पादन का है आपका मालाबार तट, आंसर बी। ओके, मालाबार तट की बात करें, हाँ तो यहाँ समझिए, मंगलुरु से कुमारी अंतरिप तक 500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत तटीय मैदान जो है वो मालाबार तट कहलाती है ना, कहलाती है मालाबार तट कहलाती है। इसमें नारियल, चावल, सुपारी, केला एवं गर्म मसाले यहाँ प्रमुख रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। ओके, तो हो जाएगा मालाबार तट। कहाँ से लेकर? मंगलुरु से लेकर कुमारी अंतरिप तक 500 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत तटीय मैदान मालाबार तट कहलाती है। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कृषि में युग्म पैदावार का आशय को उगाने से है, क्या है? ऑप्शन, एक ही साथ 2 फसल, विभिन्न मौसमों पर 2 फसल, अन्य फसल के साथ 1 फसल, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में देख रहे हैं हम लोग 23। ओके, तो इसमें क्या हो जाएगा? विभिन्न मौसमों पर 2 फसल, विभिन्न मौसमों पर 2 फसल, इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हरित क्रांति से एक अभिप्राय है, हरी खाद का प्रयोग, अधिक फसल उगाना, हरी वनस्पति, उच्च उत्पाद विविधता प्रोग्राम। तो इसमें क्या होगा? उच्च उत्पाद विविधता प्रोग्राम, इसका आंसर डी होगा। ओके, देखिए हरित क्रांति के जो है ना, हरित क्रांति है ना, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकी विद्वान डॉक्टर जो है विलियम गॉड, अमेरिकी जो है विद्वान विलियम गॉड। अब भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ जो माना जाता है 1967 से लेकर 66 से 67 ये माना जाता है ना। और भारत में हरित क्रांति गेहूं के उत्पादन में सबसे सफल रही, क्योंकि उस समय उच्च गुणवत्ता वाले गेहूं के बीजों तथा उर्वरकों का अधिक प्रयोग हुआ एवं सिंचाई सुविधाओं के पर्याप्त विकास पर भी विशेष बल दिया गया था। ओके, अब भारत में हरित क्रांति का जो जनक माने जाते हैं कौन है, यहाँ से देखिए, एम.एस. स्वामीनाथन माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन 25, भारत में सिंचित क्षेत्र के सबसे अधिक भाग पर खेती होती है, गन्ने, चावल, कपास, गेहूं। तो सबसे अधिक जो होता है वो आपका चावल पे होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? भारत में पीली क्रांति का जो संबंध है आपका तिलहन से है, तिलहन से होगा, आंसर बी। ओके, इसकी शुरुआत जो मानी जाती है तिलहन की 1986 मानी जाती है। और वही बात करें गोल्डन क्रांति,
गोल्डन क्रांति का संबंध जो है फलों और शहद से उत्पादन से है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको भारत में नकदी फसल बनाता है? नकदी फसल, नकदी फसल में आपके 4 ऑप्शन है, मक्का, चना, प्याज, गेहूं। तो आपका कौन सा नकदी फसल है? आपका मक्का है। ओके, नकदी फसलों के अंतर्गत उन व्यापारिक फसलों को सम्मिलित किया जाता है जिन्हें किसानों द्वारा अपनी आय के लिए सीधे या अर्ध प्रसंस्कृत रूप में बाजारों में बेचा जाता है। भारत में नकदी फसलों के अंतर्गत कौन आता है? गन्ना, तंबाकू, जूट, कपास, मक्का, मेस्टा, चाय, कॉफ़ी और तिलहन फसलें। ओके, अगला क्वेश्चन है, पूसा सिंधु गंगा एक प्रजाति है। पूसा सिंधु गंगा प्रजाति है गेहूं की, धान की, मसूर की, चना की। ये गेहूं की है। ओके, ये जो है प्रजाति गेहूं की है। काटो और जलाओ कृषि, काटो और जलाओ कृषि से तात्पर्य क्या है? मिश्रित खेती, आलू की खेती की विधि, स्थानांतरण खेती, वनोन्मूलन की प्रक्रिया। 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें आता है स्थानांतरण कृषि। स्थानांतरण कृषि, इस कृषि के अंतर्गत क्या आता है समझिए। यहाँ पे वनों को जलाकर भूमि साफ करके 2-3 वर्षों तक फसलें उगाई जाती हैं, फिर भूमि की उर्वरता नष्ट होने पर उसे छोड़ दिया जाता है। उत्तर पूर्वी भारत की अनेक जनजातियां इस प्रकार के कृषि कार्यों में व्यापक रूप से संलिप्त रहती हैं। स्थानीय स्तर पर इसे क्या कहते हैं? झूम खेती कहते हैं। झूम खेती। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है? एक रोपण फसल नहीं है, है ना? तो कौन नहीं है? तो आपका गन्ना हो जाएगा। गन्ना इसका आंसर होगा। अगला आंसर है, क्वेश्चन है 31, भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल, सकल नहीं होगा, भारत में फसलों में सकल क्षेत्रफल में खाद्यान्नों का हिस्सा है। इसका हो जाएगा 70% से अधिक। आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, IR20 एवं रत्ना 2 प्रमुख किस्में हैं, किसके हैं? तो ये धान की है। ये जो दोनों प्रमुख हैं किसके हैं? धान के हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है 33, महाराष्ट्र में निम्नलिखित में से कौन से एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? कौन सी फसल है? तो जो श्वेत स्वर्ण से बनाती है तो वो कपास है। क्या हो जाएगा? कपास। आंसर सी। राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में हुई थी। 1984 ईस्वी में हुई थी। ओके, इसका जो मुख्यालय कहाँ पे आपको मिलेगा? गुरुग्राम, हरियाणा में। ओके, गुरुग्राम में मिलेगा इसको। अगला क्वेश्चन है, फसल चक्र को अपनाने से क्या होता है? भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है, फसल का उत्पादन बढ़ जाता है, भूमि में जल की मात्रा बढ़ जाती है, फसलों की कीड़ों द्वारा हानि को रोकने की क्षमता बढ़ती है। तो इसमें क्या होता है? ये करने से भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट है, चाय का उत्पादन होता है कहाँ होता है? पर्वत पर, पठार पर, पर्वतीय घाटी पर और पहाड़ी ढाल पे। तो क्या होता है? पहाड़ी ढाल पे होती है। देखिए दोस्तों, चाय को उत्पादन के लिए ढालयुक्त भूमि की आवश्यकता होती है। ओके, इसके उत्पादन के लिए कम से कम 150 से लेकर 200 सेंटीमीटर वर्षा और तापमान की बात करें तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। ऐसी परिस्थिति में पहाड़ी ढालों पर पाई जाती है। ठीक है, तो पहाड़ी ढाल में इसका आंसर हो जाएगा। दार्जिलिंग की पहाड़ियाँ इसके लिए आदर्श परिस्थितियाँ का निर्माण करती हैं। ओके, दार्जिलिंग। दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व आवश्यक है? इसके लिए जो आवश्यक है वो क्या है? क्रोमियम, कोबाल्ट, आयोडीन, सोडियम। तो इसके लिए क्या चाहिए? कोबाल्ट। कोबाल्ट। ओके, जो राइजोबियम दलहनी फसलों के जड़ों में पाया जाने वाला है क्या है? बैक्टीरिया है। दलहन में क्या होता है? राइजोबियम। राइजोबियम द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व कोबाल्ट। क्या है? कोबाल्ट है राइजोबियम के लिए। विटामिन B12, विटामिन B12 के संश्लेषण में सहायक होती है कोबाल्ट।
यह प्रकाश संश्लेषण, वाष्पोत्सर्जन और पौधों की वृद्धि के लिए क्या होता है, आवश्यक होती है, इसलिए क्या होता है इसका आंसर कोबाल्ट। अगला क्वेश्चन है 38, रबड़ की फसल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताना है कि सत्य कौन सा कथन है। यह भूमध्यरेखीय फसल है, भूमध्यरेखीय फसल है, इस फसल के लिए 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा की आवश्यकता होती है। ए और बी दोनों ऊपर में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये क्या है, इसके जो फसल के जो कितना चाहिए है ना, इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, भूमध्य रेखा फसल है, भूमध्यरेखीय फसल है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से अभी हम लोग देखें कवर किए कि कृषि जो चैप्टर है ना, इस तरह से हम लोग जो कवर किए हैं कृषि जो चैप्टर है एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन चैप्टर को हम लोग खत्म किए। टोटल क्वेश्चन 38 थे, इसको हम लोग कवर कर लिए। ओके, तो आज बस इतने करते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज बस इतने करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।